हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू ऑल। आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं एसएससी जेई इलेक्ट्रिकल का पेपर जो कि 29 अक्टूबर 2020 को सेकेंड शिफ्ट में कंडक्ट हुआ था। इसका ये पार्ट सेकंड होने वाला है। फर्स्ट पार्ट मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा है मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से देख सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चलो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाले समय जितने भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन हैं वो आप तक पहुंच सकें। तो क्वेश्चन नंबर 26 से हम स्टार्ट करने वाले हैं। हमसे पूछा गया है कि किसी एक पावर नेटवर्क में हमें पावर फैक्टर को सुधारना है तो निम्न में से हम किस विधि का यूज नहीं कर सकते। ठीक है, स्टेटमेंट पे ध्यान देंगे, हम किसका यूज नहीं कर सकते पूछा गया है। ठीक है, तो हाई पावर फैक्टर का इंस्ट्रूमेंट कनेक्ट करके हम पावर फैक्टर को कभी भी इंप्रूव नहीं कर सकते, कभी भी हम उसको सुधार नहीं सकते। ठीक है, और बाकी के जो तीनों ऑप्शन है फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, अगर हम फर्स्ट ऑप्शन की बात करें तो इसमें कहा गया है भार के साथ सीरीज में अगर हम हाई इंडक्टिव जो कॉयल है उसको कनेक्ट कर दें, हाँ इससे भी पॉसिबल है। ठीक है, और अगर बात करें थर्ड ऑप्शन की, सिंक्रोनस कैपेसिटर का यूज करके, ये भी पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के लिए यूज कर सकते हैं, और स्टैटिक कैपेसिटर का यूज करके भी हम पावर फैक्टर को इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है ऑप्शन सेकंड की। तो ऑप्शन सेकंड का कोई एग्जिस्टेंस है ही नहीं पावर फैक्टर को इंप्रूव करने के लिए, तो ऑप्शन सेकंड विल बी द राइट वन। नेक्स्ट मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 है। हमसे कहा गया है कि किसी कंडक्टर का प्रतिरोध रेजिस्टेंस T1 टेम्परेचर पर R1 है, T0 पर R0 है, और T0 टेम्परेचर पर जो रेजिस्टेंस कोफिशिएंट है उसकी वैल्यू अल्फा नॉट है। तो हमें इन सभी जो क्वांटिटीज हैं इनके बीच में रिलेशन बताना है। तो सबको पता होगा कि जो R1 होता है, R1 इक्वल टू R0 इंटू 1 प्लस अल्फा नॉट डेल इंटू टी, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने का, अगर हमें इनिशियल कोई वैल्यू गिवन हो, इनिशियल रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन हो, इनिशियल टेम्परेचर कोई गिवन हो। ठीक है, इसको मॉडिफाई करेंगे यानी कि टोटली इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करेंगे तो 1 प्लस अल्फा नॉट। अगर हम चेंज इन टेम्परेचर की बात करें तो कितना चेंज किया है हमने T0 से T1 तक टेम्परेचर किया है, तो रेंज इसकी कितनी हो जाएगी, T1 माइनस T0। ठीक है, अब देखेंगे हम, अगर हम बाकी के ऑप्शंस को देखें यहाँ पे तो हमें क्या समझ में आता है कि R0 को इनने मल्टीप्लाई किया है अंदर, तो बस कुछ नहीं है, R0 को हम अंदर थोड़ा सा मल्टीप्लाई करके थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख देंगे। ठीक है, तो अगर हम ऑप्शंस की बात करें देन ऑप्शन सेकंड विल बी द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सेकंड हमारा मैच कर रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 27 के लिए सेकंड विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है। हमसे पूछा गया है कि किसी सर्किट और इंस्टॉलेशन में जो पावर फैक्टर होता है उसकी डेफिनेशन के बारे में हमसे पूछा गया है। ठीक है, अगर हम बात करें पावर फैक्टर की तो पावर फैक्टर होता है हमारा R अपॉन जेड। ठीक है, और P अपॉन S, यानी कि रेजिस्टेंस और इंपीडेंस के रेशियो को भी हम पावर फैक्टर बोल सकते हैं, और एक्टिव पावर अपॉन एपरेंट पावर के रेशियो को भी हम पावर फैक्टर बोल सकते हैं। और एक डेफिनेशन और है, कोसाइन एंगल ऑफ वोल्टेज एंड करंट। ठीक है, अगर हम कॉस ले लें वोल्टेज और करंट के बीच की एंगल का, तब भी हम पावर फैक्टर निकाल सकते हैं। तो पावर फैक्टर की 3 डेफिनेशन हो गई हैं। अब देखते हैं हम ऑप्शंस को। तो ऑप्शन जब हम 3 के पास जाते हैं तो हमें यहाँ पे क्या दिखता है, हमसे ऑप्शन में यह दिया गया है कि सर्किट द्वारा एनर्जी कंजम्पशन। ठीक है, किसमें, वॉट में। वॉट यानी कि सिंपली इनडायरेक्टली इन्होंने हमें बता दिया है कि वॉट यानी कि ये एक्टिव पावर की बात कर रहे हैं। ठीक है, एक्टिव पावर की बात कर रहे हैं, और रेशियो इसका किसके साथ बता रहे हैं, कुल सम्मिश्र शक्ति इनपुट यानी कि एपरेंट पावर। ठीक है, सम्मिश्र यानी एपरेंट पावर, जिसकी यूनिट किसमें, वीए में यहाँ पे मेंशन है। तो एक्टिव और एपरेंट का रेशियो ही क्या पावर फैक्टर को डिफाइन करता है। ठीक है, अगर हम बात करें पावर फैक्टर की तो पावर फैक्टर की जो आइडियल वैल्यू है वो 1 होती है आइडियली। ठीक है, आइडियली। ठीक है, और अगर प्रैक्टिकल की बात करें तो क्लोज टू 1 जितना हो उतना बेहतर हमारे लिए। ठीक है, और क्वेश्चन आता है पावर फैक्टर इंडक्शन मोटर के लिए कितना, 0.8 होता है। टिपिकल वैल्यू है इंडक्शन मोटर के लिए 0.8। ठीक है, और प्योरली इंडक्टिव सर्किट के लिए पावर फैक्टर 0 हो जाता है, और प्योरली कैपेसिटिव के लिए भी पावर फैक्टर 0 हो जाता है। किसके लिए, प्योरली इंडक्टिव एज वेल एज प्योरली कैपेसिटिव। ठीक है, दोनों के लिए जो पावर फैक्टर होता है वो 0 हो जाता है। जब प्योर वर्ड आ जाए और उसके साथ हमें कैपेसिटर या इंडक्टर कुछ भी दिख जाए तो उस केस में क्या हो जाएगा, पावर फैक्टर हमेशा हमारा 0 होगा। तो क्वेश्चन नंबर 28 के लिए ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है।
हमसे कहा गया है कि एक सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर है, इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी के जो टर्न्स हैं यानी कि N1 और N2 हमें गिवन है। N1 का वैल्यू 400 है और N2 का वैल्यू 100 है, ठीक है, 1000 है। और जो कोर है, कोर का क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर है। और ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी पर हमने कितनी सप्लाई, 50-100 वोल्ट की सप्लाई दी है। तो ट्रांसफॉर्मर की सेकेंडरी में कितना वोल्टेज होगा बताना है, यानी कि V1 हमें मेंशन है कितना, 500 वोल्ट। देन वी हैव टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ V2। तो N1 अपॉन N2 इक्वल होता है किसके, V1 अपॉन V2 के। हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट V2 करना है। तो V2 बराबर कितना आ जाएगा यहां से, N2 V1 अपॉन N1, ठीक है। तो N2 V1 करके हम देखते हैं, N2 की वैल्यू कितनी है, 1000 है। V1 की वैल्यू कितनी है, 500 गिवन है। और N1 का वैल्यू हमें कितना मेंशन है क्वेश्चन में, N1 का वैल्यू है 400 गिवन है, ठीक है। 25 चौको 100, 25, ठीक है, यहां पे हो जाएगा। और 25 पंचे 125, तो सिंपली 1250 वोल्ट जो है हमारा आंसर आ जाएगा। दैट इज ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर। तो क्वेश्चन 29 के लिए ऑप्शन 3 सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है। हमसे पूछा गया है कि सैडिड पोल इंडक्शन मोटर की इफिशियंसी जनरली कितनी होती है। तो देखो जनरली निम्न होती है इसकी, अगर हम इफिशियंसी की बात करें बहुत लो होती है। सैडिड पोल इंडक्शन मोटर की जो इफिशियंसी होती है उसकी वैल्यू 5% टू 35 के बीच में लाई करती है, जो कि एक बहुत कम वैल्यू है। और सैडिड पोल इंडक्शन मोटर का हम यूज कहाँ करते हैं, टॉयज, जो खिलौने होते हैं ना छोटे छोटे बच्चों के, उनको बनाने में, उनके कंस्ट्रक्शन में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। अब देखते हैं इसमें जो सेकंड कॉलम है, जो सेकंड डॉट दिया है, इसमें इसे में बताना है हमें इसके एचपी के बारे में हमसे पूछा गया है, ठीक है। जो डैश पूछा गया है एचपी के बारे में पूछा गया है। तो इसकी जो एचपी की वैल्यू होती है, फ्रैक्शनल पावर मोटर बोलते हैं इसको हम। तो इसकी वैल्यू कैसी, फ्रैक्शन में होती है। ये कैसी मोटर है, इट इज अ फ्रैक्शनल पावर मोटर, फ्रैक्शनल पावर मोटर, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हमेशा फ्रैक्शन में गिवन होगी। तो देख सकते हैं 1/20 और 1/2। तो इस तरीके से ऑप्शन सेकंड विल बी द राइट आंसर। इंपोर्टेंट मोटर है, पूछ ली जाती है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 है। हमसे पूछा गया है कि 120 वोल्ट 50 हर्ट्ज की हमने सप्लाई प्रोवाइड करी है एक इंपीडेंस को, एक लोड इंपीडेंस को, ठीक है। तो इसमें से फ्लो होने वाली करंट के बारे में हमसे पूछा गया है, इसमें से कितनी करंट प्रवाहित होगी। तो देखो I इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन जेड, दैट इज वोल्टेज अपॉन इंपीडेंस के रेशियो को करंट कहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं यहां से हम 120 वोल्ट की सप्लाई है हमारे पास, और अगर इंपीडेंस की बात करें तो 10 प्लस J20 का इंपीडेंस है। अब हम क्या करेंगे, इसको रेशनलाइज कर देंगे। तो 10 माइनस J20 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे हम, और नीचे भी क्या हो जाएगा, 10 माइनस J20 सिमिलरली, ठीक है। अगर हम यहां से बात करें अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1200 हो जाएगा यहाँ पे, माइनस 12 दूनी 24, तो 2400 यहां हमें जी देखने को मिलेगा। नीचे की बात करें तो नीचे a प्लस बी, ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कर लेंगे, तो J20 का यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर फर्दर इसको हम आगे जब सॉल्व करेंगे तो 1200 का 1200 एजिटेज और 2400 एजिटेज, नीचे क्या होगा 10 दशारम 100, देखो इसका क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, डिनोमिनेटर की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। और जो 20 का स्क्वायर है तो 400 हो जाएगा, ठीक है। तो 400 ये हो गया, जे का स्क्वायर प्लस आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो नीचे कितना 500 बचेगा, ठीक है, 500 बचेगा। तो अगर हम इनको अलग अलग करें, 1200 अपॉन 500 माइनस J2400 अपॉन 500, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, दोनों साइड। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 5 दूना 10, 5 चौको 20 माइनस 5 चौको 20, 5 चौको 20, 5 अट्ठे 40। तो इस तरीके से हमें आंसर मिल गया, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है हम देख लेंगे। ऑप्शन 4 विल बी द राइट आंसर, दैट इज 2.4 माइनस J4.8, और वैल्यू किसमें, एम्पियर में होगी, ठीक है। हम करंट कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ऑप्शन 4 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। हमसे पूछा गया है कि दिए गए नेटवर्क में हमें करंट की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी I1 I2 की डायरेक्शन हमें गिवन है, हमें क्या करना है, इनकी वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो देखो हम पहले क्या करेंगे, इस वाले लूप में KBL लगाएंगे, ठीक है। फर्स्ट वाले लूप में KBL लगाते हैं तो हमें कितना मिलेगा, माइनस के 30 प्लस 4 और 2 6, 6I1
ठीक है, प्लस 2i2, क्योंकि करंट की डायरेक्शन दोनों में देखो ऐसे में ही दोनों की डायरेक्शन हो रही है i1 और i2, तो ऐड हो जाएगा दोनों। ठीक है, इसमें से इस वाली ब्रांच में से कितनी करंट फ्लो हो रही है, i1 प्लस i2 ही तो हो रही है ना, तो इस वाले में हम ऐड कर देंगे इक्वल टू 0। जब हम इसको सॉल्व, इसमें देखो 2 से भाग कर देते हैं और इसको उस साइड भेज देते हैं, तो कितना मिलेगा हमें, 3i1 प्लस i2 बराबर में 15। इक्वेशन फर्स्ट बन गई, हमने 2 से भाग दे दिया और 15 को जो नेगेटिव वाली वैल्यू है उसको इस साइड भेज दिया। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन तैयार हो गई। सेकंड इक्वेशन की बात करें यहाँ पे, तो सेकंड इक्वेशन बनेगी माइनस का 40 प्लस प्लस 2i1 प्लस 6i2 दैट विल बी इक्वल टू 0। यहां से हम देखेंगे 2 से फिर डिवाइड कर देंगे हम पूरे में। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कितना मिलेगा, यहाँ पे मिल जाएगा हमें i1 प्लस 3i2 इक्वल टू 20। इक्वेशन सेकंड हमारी ये बन गई है। अब देखते हैं हम क्या करेंगे, अभी इक्वेशन सेकंड नहीं बनाते हम इसको, हम इसमें क्या कर देते हैं, पूरी इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3i1 प्लस 9i2 इक्वल टू 60। इक्वेशन नंबर सेकंड अब बनी हमारी। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। ठीक है, कंपेयर करेंगे तो देखो मैं डायरेक्टली यहीं पे कंपेयर कर दे रहा हूं। ठीक है, ये रहा, ये मैंने डाला यहाँ पे। ठीक है, अब देखते हैं, माइनस साइन चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो इससे ये वाली वैल्यू कैंसिल हो गई, तो यहाँ पे 9i2 है माइनस का और प्लस का i2 है, तो यहाँ पे माइनस का 8i2 बचेगा हमारा। ठीक है, यहाँ पे माइनस का 60 है, यहाँ पे 15 है, तो यहाँ पे हमारा माइनस का 45 बचेगा। ठीक है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, i2 बराबर कितना हो जाएगा 45/8, और i2 का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा 45/8 की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 5.6 के आसपास कुछ आएगी, यानी कि हमारा ऑप्शन ये मिल गया 5.625 हमारी i2 की वैल्यू आ गई है। वैसे i2 कैलकुलेट करने के बाद जरूरत नहीं है हमें, क्योंकि बाकी के ऑप्शन देखेंगे तो i2 बाकी और कहीं जगह तो दिया नहीं है हमें, तो हम सीधे सीधे i1 को कैलकुलेट नहीं करेंगे, क्योंकि हमें क्वेश्चन को वेरीफाई नहीं करना है। ठीक है, तो i1 i2 अकेला कैलकुलेट करके हम आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन अगर i1 फिर भी आपको निकालना हो तो i2 की वैल्यू कोई भी इक्वेशन में रख दी, जैसे इक्वेशन फर्स्ट में मैं i2 की वैल्यू पुट कर देता हूँ। ठीक है, तो i1 हमारी कितनी निकल के आएगी बाई इक्वेशन फर्स्ट, बाई इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट के द्वारा अगर हम देखें, इक्वेशन फर्स्ट के द्वारा देखें तो i1 की वैल्यू कितनी निकल के आएगी 15। i2 को उस साइड भेज देते हैं अपन। ठीक है, तो 15 माइनस के 5.625। ठीक है, अपॉन में 3 कर देंगे, तो जब i1 को हम कैलकुलेट करेंगे तो i1 हमारा फाइनली कितना निकल के आ जाएगा 3.125 एम्पियर। तो इस तरीके से i1 भी कैलकुलेट कर सकते हैं। देन ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 है, हमसे पूछा गया है हमें ऐसा यूनिट बतानी है कि न्यूटन जो ऐसा यूनिट है वो किस क्वांटिटी की है। तो भाई न्यूटन सबको पता होगा, न्यूटन जो है बल की यानी कि फोर्स की एसआई यूनिट है। अगर हम बात करें किसकी, शक्ति की, तो शक्ति की क्या होती है, वॉट होती है। ठीक है, शक्ति की यूनिट वॉट होती है, एनर्जी की जूल होती है, और टॉर्क की क्या होती है, न्यूटन मीटर होती है। ठीक है, सबको पता होगा। तो क्वेश्चन नंबर 33 के लिए ऑप्शन सेकंड विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 है, हमसे पूछा गया है कि किसी सिंक्रोनस मोटर में अगर हम मोटर पर लोड को इंक्रीज करें तो उस केस में जो रोटर रहेगा उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखो, तो जो रोटर रहेगा, रोटर कुछ जो रोटर का एंगल है कुछ देरी के लिए ये थोड़ा सा कम हो जाएगा, लेकिन बाद में यह फिर से सिंक्रोनस स्पीड पर चलने लगेगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमने जो यहां पर हमने जो अपना सैलिएंट पोल यूज किया है, इसमें हमने डैम्पर, इसकी जो पोल फेस है ना, इसमें हमने डैम्पर वायर को पुट किया है। जैसे ही इसकी स्पीड सिंक्रोनस स्पीड से कम होगी ना, तो इस जो डैम्पर बार में ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है, जो इस पे और इसमें जो है करंट फ्लो होने लगेगी। जब करंट फ्लो होगी तो इस पर खुद एक टॉर्क लगेगा, और वो टॉर्क फिर से इसको सिंक्रोनस स्पीड पर ले जाएगा। ठीक है, तो बस यही कंसेप्ट यूज होता है। ठीक है, तो ऑप्शन 4 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 है, हमसे पूछा गया है हमें एक नोड गिवन है, मान लिया हमने ये कोई नोड है, इस नोड के संबंध में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो बेसिकली इसमें केसीएल इक्वेशन गिवन है हमें, तो एट नोड बाई केसीएल, तो हमें कुछ नहीं करना है, केसीएल से सीधे करंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो अगर हम देखें इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट, केसीएल क्या कहता है, इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट। तो अगर हम देखें इसमें इनकमिंग करंट कौन कौन सी है, देखो ये एक इनकमिंग करंट हो गई है, ये भी एक इनकमिंग करंट हो गई है, बाकी की सब करंट आउटगोइंग है। तो मैं क्या करूंगा, लिख लूंगा सीधे सीधे। ठीक है, i1 प्लस
I4, ठीक है। बाकी की जो करंट आप देख रहे हैं, बाकी की जो करंट हमें दिख रही हैं, वो सबकी सब करंट कैसी हैं, वो सबकी सब करंट आउट गोइंग है, ठीक है। तो अगर हम देखें I2 हमारा आउट गोइंग है, I3 हमारा आउट गोइंग है और I5 हमारा आउट गोइंग है, ठीक है। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन को कि देखो ऑप्शन कहीं मैच तो कर नहीं रहा, लेकिन अगर 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 हम इन तीनों की वैल्यू को इस साइड लेकर आ जाएं तो हो सकता है कुछ बात बन जाए। तो I1 प्लस I4 माइनस I2 माइनस I3 माइनस I5, ओके, एंड दैट ऑल इक्वल टू 0, ठीक है। तो अगर हम ऑप्शन को मैच करें, देखो इसमें I1 पॉजिटिव है और I4 पॉजिटिव है, इसमें भी हमारा I1 पॉजिटिव है, I4 पॉजिटिव है, बाकी सब वैल्यू I2 I3 I5 नेगेटिव है, इसमें भी I2 I3 I5 नेगेटिव है, यानी कि ऑप्शन 4 विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 है, हमें एक सिंबल गिवन है, पूछा गया है कि बताइए ये सिंबल किसका गिवन है हमें। देखो सबसे पहले ड्रेन, सोर्स, गेट, ये तीन टर्मिनल किसके होते हैं, JFET में ये तीन टर्मिनल होते हैं। और उसके साथ में अगर बात करें एक सबसे बड़ा डिफरेंस, तो अगर चैनल की रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं तो अगर ये बेस प्लेट को टच कर रहा है ये, ठीक है ना, अगर ये बेस प्लेट को टच कर रहा है तो ये एन चैनल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर ये बेस टच से बाहर निकलता, ठीक है, अगर ये इस प्लेट से बाहर की डायरेक्शन में होता तो उस केस में पी चैनल हो जाता। तो ये टच कर रहा है, ठीक है, तो जब ये टच करेगा तो उस केस में एन चैनल होगा, ठीक है। इसकी जो डायरेक्शन है वो इनवर्ट होगी इस डिवाइस के, ठीक है, तो उस केस में हमारा एन चैनल होगा, अंदर की तरफ जा रही है करंट, ठीक है। नेक्स्ट मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 है, हमें एक वेवफॉर्म गिवन है, हमें एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करनी है और अगर इसकी वैल्यू Vm है, यानी कि जो इसका जो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड है उसकी वैल्यू हमें मेंशन कर दी गई है, कितनी है, Vm है, ठीक है। Vm इसका मैग्नीट्यूड है, तो हमें क्या बतानी है, हमें इसकी एवरेज वैल्यू बतानी है, ठीक है, एवरेज वैल्यू। तो एवरेज वैल्यू को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं। एवरेज वैल्यू सिंपली पता होगा 1 अपॉन टाइम पीरियड 0 to t, यानी कितना टाइम पीरियड ये रन कर रहा है, इसके बाद Vm साइन t और dt, ठीक है। इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। अगर टाइम पीरियड की बात करें तो देखो ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये पाई टाइम पीरियड तक ही चल रहा है, तो 1/पाई हो जाएगा, यहाँ पे 0 to पाई कर देंगे। Vm कांस्टेंट है तो सिंपली Vm को हम क्या कर देंगे, बाहर ले लेंगे, ठीक है। Vm अपॉन पाई हो गया 0 to पाई, इसके बाद साइन t इंटू dt, ठीक है। तो Vm अपॉन पाई, साइन टी का जो इंटीग्रेशन होता है वो माइनस का कॉस होता है, तो क्या करेंगे, सिंपली माइनस का कॉस हो जाएगा, कॉस टी, और लिमिट की बात करें 0 to पाई हो जाएगा, ठीक है। माइनस को हम बाहर ले लेते हैं तो माइनस का Vm अपॉन पाई हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कॉस पाई माइनस का कॉस 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम बात करें कॉस पाई की, तो कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है, देखो इस तरीके से कॉस का वेवफॉर्म चलता है, इस तरीके से, तो पाई यहाँ आता है तो यहाँ पर हमें माइनस का 1 मिलता है, तो कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है। कॉस 0 की वैल्यू भी 1 होती है, ठीक है, माइनस साइन एज इट इज। तो अगर हम इनको देखें तो यहाँ पे कितना मिल रहा है, 2 हो जाएगा, माइनस का 1 मिलकर माइनस का 2 हो जाएगा। जब माइनस का 2 का मल्टीप्लाई करेंगे हम बाहर तो हमें सिंपली 2Vm अपॉन पाई मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा, 2Vm अपॉन पाई मिल जाएगा। देन ऑप्शन 4 विल बी द राइट आंसर, दैट इज 2Vm अपॉन पाई, ठीक है। ऑप्शन 4 हमारा जो है वो सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 4 विल बी द राइट आंसर, 2Vm अपॉन पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 है, हमसे पूछा गया है कि जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में यदि गेट टू सोर्स वोल्टेज 0 है और ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज 0 है तो इसमें से कौन सा कथन जो है वो सही होगा। देखो ना तो हमने गेट टू सोर्स वोल्टेज को सप्लाई किया है, ना ही हमने ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज को सप्लाई किया है, ठीक है, दोनों की दोनों सप्लाई 0 पर हैं। तो इस केस में अगर हम बात करें जंक्शन फॉर्म होगा, पीएन जंक्शन फॉर्म होगा, उसकी जो विड्थ है, थिकनेस है, वो समान रहेगी और सिमेट्रिक रहेगी, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन आसान सा क्वेश्चन है, ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 है, हमसे कहा गया है कि 60 वॉट 40 वॉट 100 वॉट की पावर रेटिंग की 3 लैंपों को हमने पैरेलली कनेक्ट किया है और इस पैरेलल कॉम्बिनेशन को 120 वोल्ट की सप्लाई से कनेक्ट किया है, तो हमें टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का और टोटल करंट कैलकुलेट करके बताना है, ठीक है। देखो इस तरीके से हमने क्या किया है, 3 लैंपों को कनेक्ट किया है पैरेलल में, ठीक है। तो
एक की रेटिंग 60 है, एक की 40 है, एक की 100 वॉट है, ठीक है, सब वैल्यू वॉट में है, ठीक है। अब अगर हम बात करें, इसको हटा ही देते हैं क्योंकि फिगर का हमें ज्यादा काम है नहीं टोटली, ठीक है। देखो अगर हम बात करें टोटल पावर की, किसकी, टोटल पावर की, तो टोटल पावर कितनी होगी, पैरेलल कनेक्शन है, सबको ऐड कर देंगे उठा के, ठीक है, 60 प्लस 40 प्लस 100, ठीक है, कितनी आ गई, 200 वॉट आ गई। टोटल पावर कितनी आ गई है भाई, 200 वॉट आ गई है। अगर हम बात करें सप्लाई की, टोटल पावर पी हो गई है, ठीक है, पीटी, सप्लाई वोल्टेज हमें गिवन है, तो पीटी इक्वल टू टोटल पावर इक्वल टू वोल्टेज इनटू करंट होता है। कोई दिक्कत यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। टोटल पावर 200 मेंशन है, हमने कैलकुलेट करी है अभी, और वोल्टेज कितना है, 120 वोल्ट है, तो यहां से करंट नहीं निकाल पाएंगे हम, आराम से निकाल लेंगे, ठीक है। अब देखते हैं 200 अपॉन 120, 200 अपॉन 120, इससे ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अब 12 का इसमें जब हम डिवीजन करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 12 एकम 12, 8 बची, 12 छिंग 72, 6 आ गया यहाँ पे, ठीक है, फिर से, ठीक है, 7 आ जाएगा, सिंपल है, आई, तो करंट हमारा 1.67 आ गया, ठीक है, 1.67 एम्पियर आ गया करंट। बेसिकली करंट निकालते ही हमें बाकी ऑप्शन पता लग गया, क्योंकि बाकी का करंट की वैल्यू सब में डिफरेंट डिफरेंट है। लेकिन अगर आपको फिर भी रेजिस्टेंस की वैल्यू, टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे, तो आर टी बराबर में क्या होता है, वी अपॉन आई, वी अपॉन आई, वी हमें कितना गिवन है, 120 वोल्ट है, आई हमें कितना गिवन है, 20/12, तो 12 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, ऐसे निकाल लेना, इससे ये कैंसिल हो गया, 6 ये मिला, 12 छिंग 72, 72 ओम आ गया हमारा आर टी, टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू। तो ऑप्शन सेकंड विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 है, हमसे पूछा गया है कि 1200 आरपीएम पर एक 6 पोल अल्टरनेटर रोटेट कर रहा है, तो इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। सिंपली हमसे फ्रीक्वेंसी के बारे में पूछा गया है, तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, पी एन अपॉन 120, ठीक है। तो पोल हमारे पास कितने हैं, 6 हैं, रोटेशन कितने हैं, ठीक है, 1200 है, और याद रखेंगे अल्टरनेटर है तो एन एस बराबर एन आर बराबर एन बराबर कितना मिलेगा हमें, 1200 मिलेगा, ठीक है। तो कोई कंफ्यूज नहीं होना है, सिंक्रोनस स्पीड लेके चल रहे हैं कि रोटर स्पीड लेके चल रहे हैं इस मामले में, ठीक है। 120, इससे ऊपर 10 बचेगा, 60 हर्ट्ज आ गई सप्लाई, एफ की वैल्यू कितनी, 60 हर्ट्ज आ चुकी है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 40 के लिए जो ऑप्शन ए है दैट विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 है, हमसे पूछा गया है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो किस में निर्धारित किया जाता है, किस में एक्सप्रेस करते हैं, तो टेस्ला, टेस्ला या फिर वेबर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, दोनों ही यूनिट होती है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की, और इसको हम बी से डिनोट करते हैं, ठीक है। और बी बराबर क्या होता है, फाई अपॉन ए, तभी हमारा क्या निकल के आता है, वेबर पर मीटर स्क्वायर निकल के आता है, और इसी को हम टेस्ला भी कहते हैं, ठीक है, टेस्ला भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 है, हमसे पूछा गया है 8 पोल और 3 फेज इंडक्शन मोटर है जो 50 हर्ट्ज की सप्लाई पर 3 फेज की सप्लाई से रन कर रही है, तो मोटर की सिंक्रोनस स्पीड कितनी होगी हमें बताना है, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, तो कुछ नहीं है, एनएस बराबर में क्या होगा, सिंक्रोनस स्पीड पूछी गई है 120 एफ अपॉन पी, तो 120, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 50 हर्ट्ज मेंशन है, पोल कितने यूज करे गए हैं, 8 पोल इसमें यूज किए गए हैं, कितने पोल यूज करे हैं, 8 पोल इनने यूज किए हैं, जी रहे देखो 8 पोल, ठीक है। अगर हम इसको 4 से काटे, 4 दूना 8, 4 तिया 12, ठीक है, इसको हम 2 से फिर काट दें, 15 आ गया, तो 15 पंचे 75 होता है, 750 आरपीएम जो है हमारा जो सिंक्रोनस स्पीड है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है, उसकी जो स्पीड है वो 750 आरपीएम आ गई हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 हमसे पूछा गया है कि हम लोहे में, आयरन में 3% का सिलिकॉन कंटेंट ऐड करते हैं, जो कि बहुत ही एक स्मॉल अमाउंट होता है, ठीक है, लेकिन स्मॉल अमाउंट तो होता है, लेकिन इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है एडी करंट लॉस, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जो 3% सिलिकॉन है इसको ऐड कर देते हैं किसमें, आयरन में, इसको ऐड करने से क्या होता है कि जो प्रतिरोधकता है, रेजिस्टिविटी है, वो बढ़ जाती है, ठीक है, सिलिकॉन कंटेंट ऐड करने से रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है आयरन की, ठीक है। और जब रेजिस्टिविटी इसकी इंक्रीज कर जाएगी तो जो जो अपनी एडी करंट लॉस है ना, इसकी वैल्यू कम हो जाएगी, जैसे कि पीई इक्वल टू क्या होता है, वी स्क्वायर अपॉन
आर, ठीक है, जो रेजिस्टिविटी हो गई। अगर हम इस रेजिस्टिविटी की वैल्यू को इंक्रीज कर दें 3% सिलिकॉन कंटेंट ऐड करके आयरन में, अगर हम इस रेजिस्टिविटी की वैल्यू को बढ़ा पाते हैं, ठीक है, जब रेजिस्टिविटी की वैल्यू बढ़ेगी तो आर भी बढ़ेगा, सिंपल सी बात, रेजिस्टिविटी बढ़ेगा तो आर भी बढ़ेगा, जब आर बढ़ेगा तो जो एडी करंट लॉस है ना ये कम हो जाएगा, तो इस केस में जो भंवर धारा हानि होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है, और जो रेजिस्टिविटी होती है वो क्या कर जाती है, वो बढ़ जाती है, उसमें वृद्धि हो जाती है। तो ऑप्शन 4 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 है, हमसे कहा गया है हमने एक मिड पॉइंट को अर्थ कर दिया है और डीसी 2 वायर ट्रांसमिशन सिस्टम हमने यूज किया है। इसमें जो कंडक्टर का वायर का प्रतिरोध है, रेजिस्टेंस है, वो R1 है और शक्ति जो पावर P है उसका ट्रांसमिशन किया जा रहा है। तो इस केस में जो ताम्र हानि है उसको बताना है, ठीक है, ताम्र हानि कितनी होगी। तो देखो अगर हम बात करें ताम्र हानि की तो इसकी वैल्यू होगी I²R, ठीक है, पावर लॉस हमने ताम्र हानि, कॉपर पावर लॉस या कॉपर लॉस, कुछ भी जो भी लिखना है वो लिख लो, ठीक है, कॉपर लॉस लिख लेता हूँ, ठीक है, I²R होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर हम बात करें किसकी, ट्रांसमिशन लाइन की, डीसी ट्रांसमिशन लाइन की, जिसमें क्या किया है, ये ट्रांसमिशन लाइन गई है लेकिन हमने क्या किया, इस मिड पॉइंट को अर्थ कर दिया है हमने, ठीक है, इस मिड पॉइंट को हमने अर्थ कर दिया है। अगर हम बात करें कॉपर लॉस की तो कॉपर लॉस I²R होता है, I की जगह पे हम P/V लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि P बराबर VI होता है, P बराबर VI होगा तो I की जगह पे हम P/V नहीं लिख सकते क्या, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, तो P/V का स्क्वायर। लेकिन जो ये R देख रहे हैं ना, इसको यहाँ पे अर्थ करने की वजह से इसको, उसका जो R है ना वो R/2 हो जाएगा। देखो कैसे हो जाएगा, मैं समझाता हूँ। देखो हमने डबल वायर यूज करे हैं, ठीक है, डबल वायर हमने यूज करे हैं, तो देखो एक वायर का रेजिस्टेंस, जस्ट वेट, देखो ये वायर हमने यूज किया यहां से, ठीक है, यहां से यहां तक गया है, हमने इसको यहां पे अर्थ कर दिया है। अर्थ का मतलब क्या है, सिंपली जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू कितनी, हाफ हो जाएगी, क्योंकि हम इसको पैरेलली कनेक्ट कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है, तो इस केस में R/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे P² अपॉन ये 2 यहाँ आ जाएगा 2V² इंटू R। तो इस तरीके से हम देखेंगे तो जो कॉपर लॉस की वैल्यू है कितनी जाएगी, P² अपॉन 2V² इंटू R। देखो बेसिकली इसमें R/2 का कंसेप्ट है क्या, ये समझिए। हमने क्या किया, हमने मिड पॉइंट को इसमें अर्थ कर दिया है, अर्थ कर दिया, ठीक है, और प्रत्येक चालक तार का प्रतिरोध R1 है, तो जब R1 सबका है तो इफेक्टिव R/2 ही तो हमें देखने को मिलेगा ना, तो R/2 हमें यहाँ पे मिल जाएगा, सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 44 के लिए ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 हमसे पूछा है किसी वेवफॉर्म के पीक फैक्टर, है ना, पीक फैक्टर, ओके, और उसी वेवफॉर्म के RMS के रेशियो को हम क्या कहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हमसे पूछा गया है पीक वैल्यू या पीक फैक्टर, पीक वैल्यू ही है और RMS वैल्यू, इन दोनों के रेशियो को हम क्या कहते हैं, तो क्रेस्ट फैक्टर बोल सकते हैं इनको हम, ठीक है, क्रेस्ट फैक्टर या पीक फैक्टर, जो भी आपको बोलना है। तो ऑप्शन 4 विल बी द राइट आंसर। शिखर गुणक का मतलब क्या है, क्रेस्ट फैक्टर, ठीक है, इसको इंग्लिश में हम क्रेस्ट फैक्टर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 है, हमसे पूछा गया है कि किसी इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में जो स्प्रिंग के द्वारा हम कंट्रोलिंग टॉर्क को उत्पन्न करते हैं, तो वो कंट्रोलिंग टॉर्क किसके प्रोपोर्शन होता है। देखो TC इक्वल टू आपने पढ़ा होगा K थीटा बराबर, ठीक है, अगर हम K को नेग्लेक्ट कर दें तो पता लगता है हमें क्या कि K तो कांस्टेंट है, TC डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा हो जाता है। इस तरीके से ये क्या इंडिकेट करता है कि जो स्केल हम यूज कर रहे हैं ना, स्केल जो हम यूज कर रहे हैं इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में जिसमें हमने स्प्रिंग कंट्रोल यूज किया है, वो स्केल कैसी है, स्केल इज यूनिफॉर्म, एक यूनिफॉर्म स्केल है, ठीक है। तो ऑप्शन 4 विल बी द राइट आंसर, दैट इज जो कंट्रोल टॉर्क होता है स्प्रिंग के केस में वो कैसा होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द थीटा के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 है, हमसे पूछा गया है हमें बताना है कि 2 की पावर 2 की बेस 10 का इक्विवेलेंट बाइनरी कितना होगा, यानी कि सिंपली 20 का डेसिमल हमें गिवन है और हमसे पूछा गया है इसका बाइनरी बताइए, ठीक है। तो देखो सिंपल सी बात है, हम क्या करेंगे, 2-3 मेथड है इसके। एक तो डायरेक्टली आप यहीं पे ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, ये 8 हो गया, ये 16 हो गया, यहीं से कर लीजिए। तो 16 एक्टिव है, 4 एक्टिव है,
तो 16 और 4 मिलके कितना 20 हो गया। तो इस तरीके से सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाकी के ऑप्शन को वेरीफाई करेंगे तो 20 हमें नहीं मिलेगा, ठीक है। और एक तरीका और भी है, एक तरीका दूसरा है जो देख लेते हैं। उसमें हम क्या करते हैं, जो बेस है उससे हम डिवाइड करेंगे डेसिमल वैल्यू को। यहाँ से 10 मिलेगा, रिमाइंडर 0 आया, ठीक है। यहाँ से फिर से इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 5 मिलेगा, फिर से रिमाइंडर 0 आया। फिर से इसको डिवाइड करेंगे 2 से, 2 बार जाएगा, 1 बचेगा, ठीक है। फिर से इससे 2 से डिवाइड करेंगे, 1 बार जाएगा, 0 बचेगा। और लास्ट में क्या करेंगे, जो एक यहाँ पे बच रहा है ना, इस एक को भी हम यहाँ लिख देंगे, ठीक है। इस एक को भी हम यहाँ लिख देंगे, ठीक है। अब कुछ नहीं, MSB to LSB, बस इसको राइट कर दो, 1 0 1 0 0, ठीक है। ये हो गया हमारा MSB, ये हो गया हमारा LSB, ठीक है। मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, बस बेस इसका 2 कर दो तो 1 0 1 0 0 बेस 2, दैट इज ऑप्शन सेकंड विल बी द राइट आंसर। दोनों तरीके से बता दिया। वैसे इतना करने की जरूरत है नहीं, आप तो डायरेक्टली यहीं पे कर लिया करो, 1 2 4 8 16 और जो वैल्यू एक्टिव हो उसकी वैल्यू लिख लिया करो और बाद में ऐड कर दिया करो। फाइनली आपको आपका बाइनरी मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 है। हमसे पूछा गया है कि जो सिंक्रोनस मशीन हम यूज करते हैं, इसमें जो डैम्पिंग वाइंडिंग्स होती हैं, इसका प्रयोग किस लिए करते हैं हम, ठीक है। सिंक्रोनस मशीनों में जो डैम्पर वाइंडिंग हम यूज करते हैं पोल फेसेस पर, आपने देखा होगा, ये हमारा रोटर हो गया, ठीक है। इसके जो पोल हो गए हैं ना, इन पोल के फेसेस पर यहाँ पर हम क्या करते हैं, डैम्पर बार को कनेक्ट कर देते हैं और शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। यहाँ पर भी हम डैम्पर बार को कनेक्ट कर देते हैं और शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, ठीक है। तो इसका पर्पज है क्या, ठीक है। तो बेसिकली 2 पर्पज होते हैं इस डैम्पिंग बार के। एक तो क्या करता है, स्टार्टिंग टॉर्क प्रोवाइड करता है, ठीक है, मोटर में स्टार्टिंग टॉर्क प्रोवाइड करता है। इसके साथ साथ जनरेटरों में डोलन नहीं, यहाँ पे ऑसिलेशन होना चाहिए, ठीक है। वो हिंदी ऐसा होता ही है भाई, यहाँ पर ऑसिलेशन होगा। तो जनरेटर में जो ऑसिलेशंस आते हैं उनको भी रोकता है, ठीक है, ऑसिलेशंस को भी कम करता है। तो बेसिकली अगर हम बात करें डैम्पर बाइंडिंग के 2 ही काम होते हैं, एक तो स्टार्टिंग टॉर्क प्रोवाइड करवाना और एक ऑसिलेशंस को कम करना, ठीक है। जो ऑसिलेशंस आते हैं लोड घटने बढ़ने के साथ साथ जो रोटर जो स्विंग कर जाता है उसकी पॉसिबिलिटी को खत्म करना, तो ये भी हमारा डैम्पर बार का एक महत्वपूर्ण काम है। तो 48 के लिए ऑप्शन थर्ड विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 हमसे पूछा गया है कि इलेक्ट्रिक हीटिंग के रिलेशन में रिस्पेक्ट में इनमें से कौन सा जो कथन है, कौन सा स्टेटमेंट है वो सही नहीं है, यानी कि रॉन्ग है। तो बेसिकली अगर हम बात करें ओवर करंट एंड ओवर हीटिंग के विरुद्ध स्वचालित सुरक्षा प्रदान की जा सकती है। देखो अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर 3 की, तो इस केस में क्या दिया है हमें, कुल दक्षता अपर्याप्त होती है। तो ये ऑप्शन जो है वो सही नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसकी इफिशियंसी भी ठीक ठाक होती है। अब बाकी के ऑप्शन देखो, फ्लू गैसेज उत्पादित नहीं होती हैं, तो भाई ये भी है, गंदगी से मुक्त होता है, भाई ये भी है। तो अगर गलत की बात करें तो हमारा ऑप्शन 3 ही गलत होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 है। हमसे पूछा गया है कि हमें एक हाइब्रिड स्टेपर मोटर गिवन है। इसमें मोटर में 8 पोल हैं और जिसके प्रत्येक को 6 दांतों द्वारा दांतेदार बनाया गया है। और रोटर में कितने टीथ हैं, 60 टीथ हैं। और इसमें हमें स्टेपिंग एंगल को फाइंड करना है, ठीक है। तो स्टेपिंग एंगल अल्फा बराबर कितना होता है, NS माइनस NR अपॉन NS इंटू NR मल्टीप्लाई विथ 360 डिग्री, ठीक है। अब हमारे पास देखो NR तो हमें पता है, NR कितना है, 60 टीथ हमें गिवन है। सबसे पहले मैं लिख देता हूं क्या क्या डिनोशन है इसमें। NS बताता है किसको, नंबर ऑफ स्टेटर टीथ को, ठीक है। और अगर हम बात करें NR की, तो ये बताता है नंबर ऑफ रोटर टीथ, ठीक है, रोटर टीथ के नंबर को बताता है। तो देखो रोटर टीथ के अगर नंबर की बात करें तो रोटर टीथ का नंबर तो हमें गिवन है, एनआर की वैल्यू कितनी मेंशन है, 60 गिवन है। तो एनआर का 60 तो हमें पता है, लेकिन एनएस की वैल्यू हमें पता नहीं है। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें एनएस को कैलकुलेट करना होगा। एनएस यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं, एनएस कितना निकल के आएगा। देखो एनएच के केस में 8 पोल हैं, तो 8 एज इट इज लिख लेंगे। और प्रत्येक पोल में 6 जो टूथ हैं या 6 टीथ हैं उनका यूज किया गया है, ठीक है। टीथ हैं तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो 8 छक्का 48, 48 आ गया। तो बस हो गया काम हमारा। एनएस की बात करें, एनएस कितना आ गया, 48 आ गया, ठीक है। एनएस की वैल्यू 48 आ गई है, एनआर की वैल्यू 60 है, पहले से मेंशन है।
तो 48 माइनस 60 अपॉन 48 इंटू 60 इंटू 360, ठीक है। इससे ये कैंसिल हो गया, 6 छंग 36। ओके, अब देखो ऊपर हमें कितना मिल रहा है, ऊपर मिल रहा है माइनस का 12 अपॉन 48 इंटू 6, ठीक है। इसको हम काटेंगे, 12 3 36, 12 चौको 48, तो कितना मिला, इस साइड आ जाते हैं, माइनस का 6/4, 12 चौको 48, 6/4, ठीक है। और इसको हम मोड में ले लेंगे, ठीक है, ये मोड में चलता है बेसिकली, नेगेटिव वैल्यू नहीं मिलेगी। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 3/2, 3/2 यानी कि 1.5, यानी कि कितना 1.5 यानी कि 1.5 डिग्री। ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर, ठीक है। अगर वैल्यू निगेटिव आती है तो हम उसको मोड में ले लेते हैं, तो यहाँ पे मोड आ जाएगा हमारा, ठीक है। नेक्स्ट, बाकी क्वेश्चन हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है। पार्ट नहीं तो ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, फिर अपलोड करने में दिक्कत होती है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को। अगर आप कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हम बता सकते हैं, ठीक है। और लेक्चर को लाइक करना ना भूलें, अगर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।